देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन बैंक में से ही जो 3 पॉइंट्स लिखने वाले क्वेश्चंस थे, ये वाले शॉर्ट आंसर जो 3 मार्क्स के लिए आते थे, 6 पॉइंट्स लिखने वाले जो थे, उनमें से मैंने आपको ये डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पढ़ाया था, उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क भी पढ़ाया था, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ाया था। अब डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट, ये अब प्रीवियस ईयर नीट में भी मिलता आपको सवाल, ये ऐसा आके गया है अभी 1-2 साल पहले ही, तो ये भी प्रूफ कर लेते हम। अब ये प्रूफ कैसे करना पड़ेगा आपको क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, डिफरेंस इन टेंशन एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पार्टिकल परफॉर्म कर रहा, लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन में क्या डिफरेंस आएगा, एंड इससे ही मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी समझा दूंगा कि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, मिडल में, टॉप पे, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो दोनों सब हम एक ही इसमें पढ़ लेंगे। देखो एक सिंपल काम करते अपन, ऐसे आपने सिस्टमेटिकली लिखना कि कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, और आप लेंथ r भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेंथ l और r। तो ये एक सेंटर है, हमने क्या किए, लेंथ r इतनी लिए एंड यहाँ पे एक पार्टिकल को अटैच कर दिए। नाउ दिस पार्टिकल इज व्हर्ल्ड इन वर्टिकल सर्कल, ये आपने लिख लेना। एंड 2 पॉइंट्स हम चेक करते हैं, हमें टेंशन हाईएस्ट एंड लोएस्ट के लिए पूछा है ना, तो एक लोएस्ट पॉइंट एक हाईएस्ट पॉइंट, एंड टेंशन देखते कितने कितने हो सकते। देखो आप पहले ये मुझे बताओ कि टेंशन किस तरफ लगता, हमेशा स्ट्रिंग की तरफ, टेंशन हमेशा किस तरफ रहता, स्ट्रिंग की तरफ। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी रहती ना बॉडीज को खुद की तरफ खींचना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांधी है एंड इधर खींच रहा, तो ये हाथ के ऊपर स्ट्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगी टूवर्ड स्ट्रिंग, एंड ये बॉडी के ऊपर भी टूवर्ड स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी। तो अपन ऐसे फोर्स बताते थे स्ट्रिंग के लिए। तो स्ट्रिंग का जो टेंशन है इट इज ऑलवेज टूवर्ड स्ट्रिंग। तो ये पार्टिकल के ऊपर स्ट्रिंग टेंशन किस तरफ लगाएगी, टूवर्ड सेंटर। एंड लेट से वेलोसिटी इसकी लोवेस्ट पॉइंट पे जो है इट इज VL, लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हम VL मानते। व्हाई, बिकॉज जब भी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे एंड इट इज अगर फोर्स नहीं है, नेचुरल है, तो क्या होगा, स्पीड नीचे अलग, टॉप पे अलग, ऐसे अलग अलग स्पीड रहेगी ना, तो नॉन यूनिफॉर्म है। अब ये स्पीड हर एक जगह पे सेम है नहीं, दैट्स वाई हम VL लिख लेते हैं। एंड टॉप पे जो स्पीड है ये VT लिख लेता हूं मैं, टॉप पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर अगर मैं फोर्सेस चेक करूं अलग अलग, तो क्या आपको ये फोर्स समझ में आ रहा, नीचे कितना लगेगा बताओ, mg, ठीक है। एंड क्या आप इक्वेशन लिख सकते हो लोवेस्ट पॉइंट के लिए फोर्सेस का, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू सेंटर के टूवर्ड्स वाला फोर्स माइनस अपोजिट वाला फोर्स। अरे ये सिंपल बात, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिख सकते हैं हम कि टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, क्योंकि टेंशन भी अलग अलग, टेंशन हर एक पॉइंट पे अलग अलग रहता, तो टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट माइनस mg। ये कैसे लिखा इक्वेशन समझ में आई क्या, देख कि सेंटर की टूवर्ड्स वाला फोर्स इक्वल्स माइनस अवे वाला फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला बताओ, mv²/r, एंड VL क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट पे देख रहे हैं ना, इक्वल्स टू TL माइनस mg। TL की वैल्यू दिखी क्या बच्चों को, TL इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg, ये आया अपना पहला इक्वेशन। तो आपने सिस्टमेटिकली कैसे लिखना, कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, इट इज व्हर्ल्ड इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r। नाउ एट लोवेस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट लेट से टेंशन इन स्ट्रिंग इज TL एंड इट्स वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट इज VL। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू TL माइनस mg, एंड ऐसे लिखना, ऐसे आपके 2 से 3 पॉइंट हो जाते हैं। आगे ये तो हो गया कौन से पॉइंट के लिए, फॉर लोवेस्ट पॉइंट। फॉर टॉप मोस्ट पॉइंट मुझे बताओ स्ट्रिंग किस तरफ रहती, ये ऐसे रहेगी, एंड टेंशन किस तरफ रहता, स्ट्रिंग की तरफ। तो ये पार्टिकल के ऊपर टेंशन ऐसे लगेगा क्या, नीचे, एंड टॉप पोजीशन है तो TT लिखता मैं, या फिर किसी किताब में H भी लिखा मिल सकता, हाईएस्ट पोजीशन। अभी अपन इसको टॉप नाम दे देते, इसको लोवेस्ट नाम दे देते, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, ये लोअर मोस्ट पॉइंट, तो टेंशन एट टॉप पॉइंट, एंड यहाँ पे VT है।
एंड mg किस तरफ लगता हमेशा बताओ? mg तो नीचे ही लगेगा हमेशा, टूवर्ड सेंटर लगेगा ना। अब आप वापस इक्वेशन बना सकते हो क्या, बताओ मुझे। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू टी टी प्लस mg। क्यों बताओ? क्योंकि दोनों नीचे लग रहे हैं ना, क्योंकि mg भी नीचे टी भी नीचे। यहाँ पे क्या हुआ था, टी ऊपर mg नीचे, दैट्स व्हाई इक्वेशन ऐसे बना था। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला बताओ, mv²/r, बट v यहाँ पे कितनी है, vt, तो क्या ये ऐसे आएगा mvt²/r इक्वल्स टू टी प्लस mg। क्या अब ये ऐसे आ रहा, देखो बरा, t एट टॉप मोस्ट पॉइंट इक्वल्स टू mvt²/r माइनस mg। ये mg प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। तो यहां तक अपन ने सिस्टमेटिकली लिख लिए, एक एक निकाल रहे हैं। अब हमें क्या पूछा था, टेंशन में डिफरेंस बताओ। तो आपको ये यहां से भी दिख रहा है कि ये टेंशन लोअर मोस्ट पे ज्यादा रहेगा, एंड सिंपल सी बात है कि नीचे स्पीड ज्यादा रहती तो नीचे टेंशन भी ज्यादा रहेगा, एंड mg भी नीचे, वो उस वजह से आपको दिख सकता। तो मैं लोवेस्ट माइनस टॉप मोस्ट ये टेंशन करता हूं। डिफरेंस इन टेंशन पूछा ना, तो डिफरेंस इन टेंशन देखो ऐसे होगा क्या, देखो डिफरेंस इन टेंशन नाउ, डिफरेंस इन टेंशन डेल्टा टी इक्वल्स टू टी एट लोवेस्ट माइनस टी एट हाईएस्ट। तो टी एट लोवेस्ट माइनस टी एट हाईएस्ट, m/r कॉमन निकाल लेता मैं, एक स्टेप डायरेक्ट किए तो चलता ना। आपको अगर बोर्ड में एक स्टेप एक्स्ट्रा भी लिखनी है आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। m/r कॉमन, देखो ये इसमें से ये घटा रहे तो m/r पहली स्टेप में से कॉमन क्या आ रहा, देखो देखो यहाँ पे vl² माइनस vt², ठीक है, एंड और mg माइनस माइनस mg 2mg होगा की। और लक्ष देता का काय करत आहे आपण लोवेस्ट साठी टेन्शन काढलं म्हणजे इक्वेशन हायेस्ट साठी काढलं आणि लोवेस्ट मायनस हायेस्ट करत आहे, हे असं काहीतरी आपल्याला दिसायला लागलंय, प्लस ट्वाइस mg। बट दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं, क्योंकि हमें जो दिया रहता ये मास वगैरह पता है हमें, ये स्पीड वगैरह नीचे कितनी रहती ये थोड़ी ना पता। तो ये भी हम निकालने की कोशिश करते। ये कैसे निकालेंगे, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते अपन लोवेस्ट एंड टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए, एंड चेक करते क्या हो सकता। तो देखो ये थोड़ा लेंदी डेरिवेशन है, शायद ये ज्यादा मास के लिए आ सकता आपको। एंड देखो अब बच्चों को लोअर मोस्ट पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड भी लर्न रहती, √5rj, √3rj, √rg, वो डायरेक्ट इस इक्वेशन में डाल के बच्चे सॉल्व कर लेते, ठीक है, इस इक्वेशन में डाल के, वो भी सही है। बट वो जो केस है वो सबसे कम कितनी स्पीड चाहिए उसके लिए है। बट ये जो अभी मैं डेरिवेशन करवा रहा, इसकी खासियत ऐसी है कि ये सबके लिए चलेगा, ठीक है। एंड बोर्ड में भी आपको फिर सबके लिए जो चलेगा, मीन स्पीड एक जो अपनी मिनिमम रहती उससे ज्यादा भी अगर स्पीड है तो भी ये काम करता। तो ये जो अभी डेरिवेशन निकालेंगे अपन 6 mg जो आएगा वो हर एक के लिए काम करता है। स्पीड मीन्स अपनी क्रिटिकल से ज्यादा है तो भी ये काम करेगा, इसलिए अपन आर्बिटरी लेके सॉल्व कर रहे हैं। नाउ देखो आगे, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी एट लोअर मोस्ट पोजीशन इक्वल्स टू एनर्जी एट टॉप मोस्ट पोजीशन। अब लोअर मोस्ट पोजीशन पे मुझे बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी है, हाँ। क्या पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं, क्योंकि अपन इसे ही रेफरेंस पकड़ते, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो हम इसे K प्लस U इक्वल्स टू K प्लस U, K स्टैंड फॉर काइनेटिक एंड ये U स्टैंड फॉर पोटेंशियल। अब देखो बरा ये ऐसे होगा क्या, काइनेटिक इनिशियल देखो कितनी है, इनिशियल काइनेटिक हाफ mvl², अरे हाफ mv², तो हाफ mvl², इनिशियल पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mvt², एनर्जी फाइनल mg और हाइट देखो, हाइट r 2r, mgh की जगह mg2r, ये ऐसे आएगा क्या, देखो मीन्स ट्वाइस mgr लिखो तो चलता क्या आपको। एंड क्या इसमें से m सारे कैंसल हो रहे हैं, एंड 2 से मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो vl² इक्वल टू vt² प्लस 4gr। एंड क्या ये ऐसे आ रहा, देखो vl² माइनस vt² इक्वल टू 4gr। और ये खासी बात मिली क्या हमें,
क्यों बताओ, क्योंकि इसी का तो इंतजार था, है ना। और ये VL² माइनस VT² यही तो डालना था ना अपने को यहाँ पे। अब जम जाता अपना का। देखो बरा ऐसे होगा कि आप डिफरेंस इन टेंशन, बोर्ड में आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना कि पुट वैल्यू ऑफ VL² माइनस VT² इन इक्वेशन, ये अब थर्ड इक्वेशन है अपना, क्योंकि दो पहले ही आए ना, इन इक्वेशन 3, एंड फिर नीचे लिखना। तो देखो फिर ये ऐसे आएगा क्या, m/r VL² माइनस VT² 4gr प्लस ट्वाइस mg, ठीक है, RR कैंसल, 4mg प्लस ट्वाइस mg 6mg। एंड इसकी खास बात क्या कि ये जो स्पीड है VL/VT ये अपने क्रिटिकल से ज्यादा है, √5gr से ज्यादा है, तो भी आंसर्स इतने आने वाले। तो ये मैंने एनर्जी कंजर्वेशन करके आपको निकाल के दी। तो क्या क्या किए वापस समझो। नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन की इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस करके अपन ने इक्वेशन निकाले, टॉप मोस्ट पे निकाले, लोअर मोस्ट माइनस टॉप मोस्ट किए, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के VL² माइनस VT² की वैल्यू रिप्लेस कर दी, एंड 6 mg हमारा आंसर आया। एंड ये बहुत यूजफुल है, ये MCQ में भी आपको डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है, याद रहेगा फिर ये। एंड आपकी बोर्ड की किताब में MCQs के लिए टॉप मोस्ट एंड मिडल के लिए भी आपको लिख के दिया है, वो भी आपने घर पे एक बार चेक करना। एंड हाँ, जो क्रिटिकल स्पीड है वो कैसे निकालेंगे इसके ही ऊपर से बता देता हूँ फटाफट, जल्दी आ जाएगा आपका। देखो क्रिटिकल स्पीड है तो हम क्या मान सकते कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो कम से कम टेंशन रह सकता वो 0 है, ठीक है। तो फॉर क्रिटिकल स्पीड एट टॉप मोस्ट पोजीशन आपने लिखना कि टेंशन एट टॉप इक्वल टू 0, ठीक है। टेंशन एट टॉप को अगर मैं 0 ले लूं, टेंशन एट टॉप को अगर मैं 0 ले लूं तो क्या आपको ये समझ में आ रहा। देखो यहां से ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना क्या निकाल रहा पता है ना, मैं क्या निकाल रहा हूं, टॉप मोस्ट पे मिनिमम स्पीड। तो देखो ये ऐसे आएगा क्या, mVT² बाय r इक्वल्स टू mg, mm गेट कैंसल्ड, वेलोसिटी एट टॉप इक्वल्स टू √rg, ये आया। नाउ बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगेन यू कैन फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट, वो आती है √5gr। वो टोटल एनर्जी एट टॉप इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम और लोअर मोस्ट पॉइंट। टोटल एनर्जी टॉप पे मीन्स हाफ mv² प्लस mg इंटू 2r, v की जगह ये डालना अपने टॉप पे, एंड लोअर मोस्ट पे निकाल लेना, √5gr आती। एंड मिडल के लिए भी सेम, आप टॉप मोस्ट टू मिडल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं या फिर बॉटम से मिडल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो ये वर्टिकल सर्कुलर की भी सारी केसेस आ गई क्या आप, क्योंकि जो आपके ये क्वेश्चन बैंक में दी नहीं भी थी वो भी केसेस मैंने बता दी कि ऐसे ऐसे आता आ जाएगा फिर इतना। तो ये आपने निकाल के बताना, फिर आगे का देखते हैं। देखो बरा एक बार क्या क्या किए तो अपन ने, ये भी सबको पता है, ठीक है। ये इक्वेशंस निकालना बड़ी बात नहीं, ये सिर्फ ये छोटा सा एक एनर्जी कंजर्वेशन याद रखना पड़ता, इसी वे से प्रूफ करके देना। 6 पॉइंट लिखना अच्छे से आपने, मिनिमम 6, ठीक है। एंड और कौन से क्वेश्चंस आ सकते ये भी मैंने बता दिया, वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट, वेलोसिटी एट टॉप ये रह सकते, वेलोसिटी एट मिडल ये आपने देख लेना। एंड ये मैंने बोला ना ये प्रीवियस ईयर मिलता आपको क्वेश्चन, देखिए क्या आपने, ये है ना इस साल ही आया था ना ये। तो ऐसा भी रहता है कि बोर्ड के इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस नीट JEE पे डायरेक्टली आ जाते, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही रहते, ऐसे टॉपिक तो फिजिक्स के बदलते नहीं ना, ऐसे रहता। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज वन न्यूमेरिकल। देखो अब न्यूमेरिकल में क्या दिया है, अ रेलवे ट्रैक गोज राउंड अ कर्व हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 किलोमीटर। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 1 किलोमीटर। किलोमीटर का मीटर में आपने कन्वर्ट कर लेना 1000 मीटर। या आपने गिवन में ऐसे लिखना, न्यूमेरिकल आता है तो 3 मास का न्यूमेरिकल है, गिवन लिखना, गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू दिस। लेट से मैं ये बड़ी रेडियस है तो कैपिटल R लिख लेता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन रेल इज 1 मीटर, दो रेल्स के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस है। फाइंड एलिवेशन ऑफ आउटर रेल अबव इनर रेल सो दैट देयर इज नो साइड प्रेशर अगेंस्ट द रेल व्हेन ट्रेन गोज राउंड द कर्व एट 36 किलोमीटर पर आवर। बैंकिंग का क्वेश्चन है कि रेल जब अपन ऐसे टिल्ट करेंगे तो कितने हाइट पे अपन ने रखनी चाहिए,
ठीक है, कितनी हाइट रखनी चाहिए कि प्रेशर मिनिमम हो। तो देखो ये फिगर आपने पहले अच्छे से समझ लेना। बघा आपले रेल्वे ट्रॅक आधी असा होता, ये पहले ऐसे था, फिर हमने क्या किए, ये आउटर एज को थोड़ा ऊपर उठा दिए, लेट से एच हाइट पे ऊपर उठाया, एंड ये एच ही निकालना है हमें। एंड कितना एंगल था, ये थीटा। ये लेंथ कितनी है बताओ बरो, 1 मीटर की है क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स इज 1 मीटर, 1 मीटर दिया है। तो अब क्या हमारे पास tan थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला है, v स्क्वायर बाय आर जी, वेरी गुड। तो tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर जी। क्या आपको v भी गिवन थी, यहाँ पे v भी गिवन लिख लेना, 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्या कन्वर्ट करो जल्दी, 36 इंटू 5/80, 80 इंटू सा ये आती 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या यहाँ पे v की वैल्यू 10 डाल सकते आप, क्या रेडियस r की वैल्यू कितनी डाल सकते, v स्क्वायर बाय आर जी 1000। अरे ये किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये 1000। ये जो दूसरा दिया है लेंथ, ये हाइट निकालने के लिए टिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो ये 1000 इंटू जी की वैल्यू 9.8। अब यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू समथिंग आएगा कैलकुलेट करने के, v स्क्वायर सॉरी 10 स्क्वायर, ये मैं 100 करना भूल गया था, तो ये आता 100/1000 इंटू 9.8, ठीक है। ये दो कैंसिल होते, 1/98, ये आंसर आता tan थीटा। तो अब आपको थीटा की वैल्यू लॉग टेबल से देखनी पड़ती, पहले इनवर्स देखना लॉग टेबल में, फिर थीटा की वैल्यू देखना। इनवर्स भी रहता लॉग टेबल में, देखना बहुत सिंपल रहता। तो आपने पहले क्या निकालना, ये 1/98 इनवर्स रहता है, इनवर्स फंक्शन, या फिर इनवर्स रेसिप्रोकल जो रहता वो आपने देखना, रेसिप्रोकल रहता लॉग टेबल में, तो रेसिप्रोकल से 1/98 की वैल्यू आती, फिर थीटा की वैल्यू निकलती। यहाँ पे थीटा बहुत ही कम आता, मैंने पहले ही कैलकुलेट करके देखा है, 0 डिग्री 35 मिनट ऐसे कुछ आता है। वहाँ पे मिनट्स भी रहते, पता होगा आपको, तो लॉग टेबल के अंदर छोटे छोटे, तो ये आता थीटा। अब थीटा आने के बाद ये एच निकालना सिंपल है। कैसे निकालेंगे एच, देखो बरा, टिग्नोमेट्री से अपोजिट बाय हाइपोटेनियस कौन सा एंगल रहता, साइन थीटा इक्वल्स टू ऐसे रहेगा क्या बताओ, h/l। h की वैल्यू कितनी रहेंगी, l साइन थीटा। l की वैल्यू कितनी है, लेंथ लिख के दी थी ना 1 मीटर, तो ये 1 इंटू साइन 0 डिग्री 35 मिनट। अब ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएंगी, बहुत ही छोटी वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है 0.0102 ऐसे कुछ आती मीटर, और 1.02 सेंटीमीटर, ये कुछ निकल के आएगा। तो ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा था, तो डायरेक्ट लिखे। अब आपको बोर्ड के वक्त लॉग टेबल्स दिए जाते, नहीं तो फिर वैल्यूज लिख के आती वहां पे, साइन कॉस टेन की, तो आप वो इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। तो देखो पहले कंसेप्ट समझ लो, कैलकुलेशंस तो लगभग सभी बच्चे कर लेंगे। कंसेप्ट सिंपल था, tan थीटा v स्क्वायर बाय आर जी से ये थीटा निकालना, एंड थीटा की वैल्यू h/l करके सॉल्व करना। अब अपने पास डीसी पांडे में भी ऐसे एक क्वेश्चन था, आपने देखे होंगे तो, या फिर और किताबों में, बट वहां पे ये नहीं, ये दिया था, तो अपना क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हुआ था। अरे वो tan थीटा को फिर अपन दिस बाय दिस भी लिख सकते ना, बट इन्होंने यहाँ पे ये दिए क्या, नहीं। दैट्स वाई आपने ये मेथड से सॉल्व करना। मीन्स अगर अरे सिंपल बात है, ये दिया रहता तो इजी होता ना फिर, क्योंकि tan थीटा v स्क्वायर बाय आर जी इक्वल्स टू l h/l, हो गया काम आपका, इतना करने की भी जरूरत नहीं। बट यहाँ पे इन्होंने वो नहीं दिया था, दैट्स वाई ऐसे करना, नहीं तो कुछ बच्चों के दिमाग में आते हैं वैसे। तो वैसे अगर क्वेश्चन आता है तो आपके लिए आसान होगा, 2 मार्क्स के लिए आएंगे। ठीक है, फिर क्या क्या किया अपन ने, tan थीटा v स्क्वायर बाय आर जी से थीटा निकाला, टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगा के h की वैल्यू निकाल दी 1.02 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब तक अपन ने, एंड हाँ ये क्वेश्चन लिखना कैसे न्यूमेरिकल बोर्ड में, पहले गिवन लिखना, फिर फॉर्मूले कौन से यूज होते हैं वो भी हमें पता चलता, तो वो भी आप लिख सकते हो। फॉर्मूलाज यूज tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी, एंड सेकंड ये ऐसे पॉइंट वाइज लिखना आपने फॉर्मूलाज यूज में भी, सेकंड h इक्वल टू l साइन थीटा, ऐसे आपने 2 लिखना। देन सोल्यूशन के अंदर tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी, थीटा इक्वल टू दिस, एंड देन सेकंड केस डायग्राम भी बनाना छोटी सी साइड में। एंड ऐसे नहीं कि पेंसिल से ही बनाना, पेन से भी आपने बनाया तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो कैसे अपने को आदत रहती कि पेंसिल से डायग्राम चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। आपने पेन से फटाक से ऐसे स्केल पट्टी भी मत लगाना वहाँ पे,
डायरेक्ट भी आपने निकाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ऐसे ड्रॉ करना एंड चलना। स्केल इस्तेमाल किए तो और भी बेहतर, ठीक है, याद रहेगा। फिर चलो फिर आगे बढ़ते। एंड हाँ, अगर किसी को डाउट है कि सर ये लॉग वगैरह कैसे यूज करना, तो वो मुझे पूछ के, मीन्स अगर बहुत सारे बच्चों को डाउट है तो मैं सेपरेट बता दूंगा। अगर कुछ ही बच्चों को है तो वो मुझे आके पूछ सकते कि सर ये कैसे निकालते, बहुत ही सिंपल रहता है। और ठीक है, फिर देखता मैं, चेक करता, बताता आपको होने के बाद कैसे। ठीक है, ये अपना प्रूफ था। चलो देखो अब आगे ध्यान दो। दो देखे अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल है। अब इन्होंने क्या किया कि पहले थ्योरी क्वेश्चंस दे दिए, फिर उनके न्यूमेरिकल्स दिए हैं कुछ। देखो न्यूमेरिकल क्या दिया है, फ्लाईव्हील ऑफ मास 8 kg। फ्लाईव्हील है मींस वी कैन कंसीडर इट एज डिक्स। अरे डिक्स ही रहती ना फ्लाईव्हील भी। रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेटिंग टॉर्क ऑफ 0.01 न्यूटन मीटर फॉर 10 सेकंड। कैलकुलेट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये कैसे सॉल्व करना। पहले मैं गिवन वैल्यूज सब लिख लेता हूं। गिवन जो वैल्यूज है वो अपन देख लेते। गिवन क्या है, मास 8 रेडियस 10। तो गिवन वैल्यूज पहले, मास जो है इट इज ऑफ 8 kg एंड रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर। अरे ऐसा लिख सकते ना अपन। और क्या है देखो, एंगुलर स्पीड ओमेगा 5 रेडियन पर सेकंड। और क्या गिवन है, टॉर्क 0.01 न्यूटन मीटर फॉर 10 सेकंड। तो टॉर्क 0.01 न्यूटन मीटर फॉर टाइम t 10 सेकंड, ये गिवन है। एंड क्या हमें निकालना था, टू फाइंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्या आई ओमेगा रहता है, और कल ही प्रूफ किया ना। तो आई तो सेम रहता, आई नहीं बदलता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस है तो फिक्स। क्या चेंज होगा बताओ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एंड दूसरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले बताओ, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलेस देख के आपको ये समझ में आ रहा क्या कि हमें क्या क्या निकालना है। देखो बरा, आई और आई चाहिए एंड ओमेगा 2 चाहिए। ओमेगा 1 तो पहले ही दिया है, तो ये दोनों हमें पहले निकालना होगा, फिर फॉर्मूले में डालना होगा। क्या क्या निकालना है बताओ हमें पहले, आई एंड ओमेगा। चलो फिर निकालते ये दोनों। अगर फ्लाईव्हील है तो फ्लाईव्हील मीन्स क्या रहता, मैंने अभी समझा, डिक्स। डिक्स के सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट जब वो घूमते रहता, कितना रहता, MOI, आई की वैल्यू mr²/2 ये रहती। जैसे डिक्स से गोल घूम रही सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट, mr²/2। मास कितना है देखो बरा, 8। रेडियस कितनी है, 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 4 इंटू 0.01 आता क्या, तो आई की वैल्यू 0.04 kg मीटर स्क्वायर आ रही क्या। देखो पहला काम तो हो गया अपना, आई निकाल लिया जो हमें लगेगा वो। और क्या पता चाहिए बताओ, ओमेगा 2। क्या हमें ओमेगा 2 इक्वल्स टू एक इक्वेशन पता है, ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। अरे ये सिंपल, v इक्वल्स टू u प्लस at। वैसे ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ओमेगा 1 कितना है देखो 5। अल्फा दिया है क्या डायरेक्ट, बट हमारे पास एक और फॉर्मूला है ना, टॉर्क आई अल्फा। तो यहाँ पे एक और हमें स्टेप बढ़ानी पड़ेगी। अब आपने लिखते वक्त सिस्टमैटिकल लिखना, मैं समझाते वक्त समझा रहा कि अपन कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए। तो देखो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा फॉर्मूला है क्या, तो अल्फा इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन आई आता क्या। टॉर्क की वैल्यू देखो बरा कितनी है, 0.01 और आई की वैल्यू 0.04। 1/4 आ रहा क्या, अरे अल्फा 1/4। तो यहाँ पे अल्फा की जगह 1/4 लिख सकता मैं। टाइम कितना है देखो 10, तो 10/4 की वैल्यू कितनी आती, 5 प्लस, अरे ये 2.5, 7.5 आ रहा क्या ओमेगा 2,
7.5 रेडियन पर सेकंड। अब तक क्या क्या किया देखो, पहले क्या निकाला मैंने, आई के ऊपर से अल्फा, अल्फा के ऊपर से ओमेगा 2, एंड ओमेगा 2 निकालने के बाद जो पूछा है वो निकाल सकते। कैसे निकालेंगे देखो, सिंपल, डेल्टा पी इक्वल्स टू आई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ये डेल्टा पी इक्वल्स टू आई की वैल्यू 0.04, ओमेगा 2 की वैल्यू 7.5 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू 5, तो ये 0.04 इंटू 2.5 आ रहा क्या, 0.1। देखो वही है क्या आंसर, और बराबर निकाल रहे पद में, ये आया आंसर, ये है ना, है ना, तो सही आया आंसर अपना 0.1। ठीक है, आएगा आपको। और क्या निकालना था, एनर्जी, यूनिट भी लिखना आपने। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के केजी, फिर आर क्रॉस पी रहता ना, पी एम वी रहता, तो मीटर 2 आएगा पर सेकंड ऐसे आएगा। तो ठीक है, तो यूनिट भी लिख सकते हैं आप, केजी मीटर पर सेकंड इंटू मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर, शायद इन्होंने भी वही लिख के दिया होगा, ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये कैसे निकालोगे बताओ, हाफ आई की वैल्यू बताओ 0.04, ओमेगा 2 स्क्वायर मीन्स 7.5 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर। अब ये सॉल्व करोगे क्या आप, इतना आपने कर लेना, आएगा फिर। तो क्या क्या किया समझ में, इक्वेशन, ये सिंपल क्वेश्चन है, जो निकालना था वो पहले लिख लिए, इसमें आई पता नहीं था, आई निकाले, ओमेगा 2 पता नहीं था वो निकाले, ओमेगा 2 के लिए अल्फा नहीं पता था, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा से वो भी निकाले एंड सॉल्व किया। सिंपल है इक्वेशन क्वेश्चन। अब आपने बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखना, फिर गिवन, ठीक है, उसके बाद फॉर्मूलाज यूज्ड आपने 1 2, फिर तीसरा ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टीन, टॉर्क आई अल्फा एंड आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, ऐसे सभी भी लिखे तो चलता, उतना इजी हो जाता आपके लिए भी एंड चेक करने वाले के लिए भी, वो अच्छे खासे मार्क्स दे सकता फिर आपको। फिर नीचे सॉल्यूशन भी स्टेप बाय स्टेप लिखना। अब मैं यहाँ से ये उठाऊँ यहाँ पे डालू, ये समझने के लिए बता रहा, ठीक है, आएगा फिर ये, तो देख लो ये, फिर ये था क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 6th, 6वें नंबर का। फिर 7वें नंबर का भी चेक करते हैं, आएगा इतना सिंपल है, शायद पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको इसकी, कल मिली थी क्या, बढ़िया है फिर तो, बट वो कल कैसे आगे पीछे हुआ था सब, अभी मैं सिस्टमेटिक स्ट्रेट वे में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा। चलेगा, फिर आगे बढ़ते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 व्हील्स, ये सॉल्व करना 0.625 आएगा ये आंसर, चेक करना, निकाला किसी ने, 625 आएगा ये। नेक्स्ट 2 व्हील्स ऑफ एमओआई, कितना दिया है एमओआई, 4 kg मीटर स्क्वायर, रोटेट साइड बाय साइड एट रेट ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट एंड 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे। If now both wheels are coupled by means of weight of shaft so that both wheels rotate with common angular speed, calculate new speed. बघा काय दिला आहे, एक आधी व्हील रोटेट होत होता, त्याच्याच बाजूला दुसरे व्हील आहे, तोही रोटेट होता है, बट ये ऐसे घूम रहा तो दूसरा उल्टा घूम रहा, हे असे दोन फिरत आहे, दोनों की आपको फ्रीक्वेंसी दी है, स्पीड दिली आहे, पण हे आरपीएम आहे, रिवॉल्यूशंस पर मिनट मीन्स इट इज एन, एंड उससे ओमेगा निकालना पड़ेगा कुछ। ये अगर अपन दोनों चिपकाते एक शाफ्ट से, एक शाफ्ट लगा देते दोनों के बीच में, तो दोनों की मिला के एक ही स्पीड हो जाएंगी, क्योंकि अपन ने वो चिपका दिया ना शाफ्ट, दोनों मिला के एक ही स्पीड से रोटेट होंगे, कितने एंगुलर स्पीड से रोटेट होंगे ये निकालना है। तो क्या आपको ये सिंपली समझ में आ रहा है कि ये किसका क्वेश्चन है, किसका है बताओ, कंजर्वेशन ऑफ, अरे एंगुलर मोमेंटम, ये घूम रही थी ये भी घूम रही थी, चिपका दो, आई ओमेगा सेम रहेगा। तो मैं सिस्टमेटिकली लिख के दे रहा, देखो पहले जो है 2 व्हील्स है, एक जो है लेट से ये ऐसे घूम रहा, दूसरा जो व्हील है ये ऊपर निकालते इसके ऊपर, ये ऐसे घूम रहा, ठीक है। पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, दोनों के 4 है एमवाई, 120 एंड 240, इसके लिए है 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट
एंड ये कितने हैं 240 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। एंड इनका MOI कितना दिया है देखो 4, वो वैसे भी कैंसिल होता। MOI की वैल्यू जो है इट इज 4 kg मीटर स्क्वायर। अब दूसरी दफा हमने क्या किए, ये ऐसी थी डिस्क, ये ऐसी थी, इनको लगाया अपन ने बीच में एक शाफ्ट, ये ऐसा शाफ्ट लगाया। अब क्या होगा, ये दोनों एक ही स्पीड से मूव करेंगे, शाफ्ट लगाए फिक्स कर दिए तो वो हमें n डैश की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले क्या हम n से ओमेगा निकाल सकते हैं? ठीक है, ओमेगा कैसे निकालोगे देखो आप फर्स्ट के लिए निकाल सकते हैं। तो ओमेगा 1 इक्वल्स टू 2 पाई n1, और समझ में आ रहा है 2 पाई n1 की वैल्यू 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है तो अपॉन 60। ये MCQ रहता तो अपन वो वैसे ही प्रपोर्शन रख के फटाफट 2 पाई कैंसिल कर लेते, बट अब बोर्ड के लिए सॉल्व करना है तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं अपन, ठीक है। नहीं तो वैसे भी कैंसिल होते ना, वो ओमेगा 2 पाई इधर के आए ओमेगा इक्वेट करने के बाद कैंसिल ही हो सकते। तो अभी अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। ये आएगा 2 था, ये ओमेगा 1 की वैल्यू 4 पाई आ रही कि इतनी देखो बरा, एंड ओमेगा 1 आने के बाद क्या ओमेगा 2 की भी वैल्यू निकाल सकते बच्चे। ओमेगा 2 कितना आएगा देखो 2 पाई n2 की वैल्यू बताओ 240 बाय 60, और ये इसके दुगना आ रहा क्या 8 पाई रेडियन पर सेकंड आ रहा क्या देखो, ठीक है, ये आ रहा ओमेगा 2। अब हम क्या ऐसे लिख सकते नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो आप लिख सकते सिंस एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0 बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बताओ I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब कंबाइन करने के बाद I से, ठीक है, I तो वैसे भी पहले भी सेम था, I1 प्लस I2 डायरेक्ट लिख सकता ना मैं, तो I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्या है बताओ कॉमन, या फिर I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा, क्योंकि अब ये क्या होंगे बताओ सेम ओमेगा से रोटेट होंगे। अब वैल्यूज पुट कर देते, देखो I की वैल्यू कितनी है 4 इंटू ओमेगा 1 की वैल्यू 4 पाई प्लस I2 की वैल्यू 4 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू 8 पाई। बट ये जो पहली वाली है ये मैं निगेटिव लिखता हूँ, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ये जो होगा R क्रॉस P ये अपोजिट में रहेगा, ठीक है, एंड छोटे वाले को हम निगेटिव ले लेते, क्योंकि दोनों अपोजिट लिख के दिया था ना, तो छोटे वाले को मैंने निगेटिव ले लिया। इक्वल्स टू ये क्या आएगा देखो 4 प्लस 4 इंटू ओमेगा जो हमें निकालना है, क्या ये ऐसे आ रहा देखो 32 पाई माइनस 16 पाई अपॉन 8 इक्वल्स टू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से देखो 16 पाई बाय 8 इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई आ रही क्या देखो, बट हमें तो फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू कितना रहता 2 पाई n की वैल्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, सो 2 पाई बाई 2 पाई कितनी आ रही देखो 1, बट 1 RPS आ रही, एंड अपने ऑप्शंस जो पहले गिवन था सब कुछ वो RPM में था, इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते 60 से मल्टीप्लाई बाय 60 RPM आ रहा क्या आंसर देखो। अरे ये सिंपल है, ये MCQ में रहता ना एक ही स्टेप में सॉल्व होता, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 ओमेगा, I कैंसिल होते इधर 2I बचता, एक माइनस लेना पड़ता, ओमेगा 2 पाई n रहता तो 2 पाई सब तरफ के कैंसिल होते, एंड आपका डायरेक्ट ये ऐसे आंसर आता, ये जो आंसर है आपका ये ऐसे आता कितना देखो 240 माइनस 120 बाई 2 120 बाई 2 60, डायरेक्ट आंसर आता MCQ रहता तो, बट बोर्ड के लिए है तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे प्रूफ करना पड़ता, और ये भी सिंपल रहता है, पर आपको लगेगा कि इतने स्टेप्स कैसे याद रहेंगे, सिंपल स्टेप्स है, कंजर्वेशन लगाना है तो I ओमेगा लिखना पड़ता, ठीक है, ओमेगा निकालना पड़ेगा, सिंपल आएगा क्या। फिर ये भी देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, ऐसे कर दे सॉल्व, सिंपल है। अब इसका मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन आपको आ सकता,
इस साल के बोर्ड के एग्जाम में, आपने उसके लिए तैयार रहना एंड थोड़ा ओपन माइंड होके सॉल्व करना किताब, नहीं तो फिर ये कभी पढ़े ही नहीं थे एंड ये आ ही नहीं सकता, ऐसे मत सोचना। आपने थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड व्यू रखना, हो सकता क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बढ़ते फिर आगे, नेक्स्ट करते सॉल्व। देखो नेक्स्ट जो दिया है, इट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये जो दो क्वेश्चन अलग है, तो इसके साथ और एक थ्योरम भी मैं समझा दूंगा, परपेंडिकुलर एक्सिस। दोनों में से एक आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मिस इन्होंने भले क्वेश्चन बैंक दी है, एक ओम सर की भी क्वेश्चन बैंक, आपने याद रखना कि इन दोनों में से एक आने के बहुत ज्यादा चांसेस, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी ऐसे देखा है कि दो में से एक लॉ तो रहता ही रहता प्रूफ करने के लिए, ज्यादा मार्क्स के लिए आता ही 3 से 4 मार्क्स के लिए। तो प्रीवियस सिलेबस में भी ये रहता था, ज्यादा मार्क्स के लिए आता था। तो ये थोड़े दोनों लॉज अच्छे से पढ़ना। कौन से? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, प्रूफ के साथ। नहीं तो वो कैसे अपन एमसीक्यूज के हिसाब से पढ़ते हैं, एप्लीकेशन देखते रहते, प्रूफ भूल जाते। तो प्रूफ के हिसाब से हमें देखना है। तो मैं आपको प्रूफ भी फिर बोर्ड में जो आपको साइन कन्वेंशन वगैरह दिए है, नोटेशंस दिए है, वो हिसाब से प्रूफ करके देने की कोशिश करता। आपने ये अगर 4 मार्क्स के लिए आ रहा है तो आपने पहले क्या लिखना, पहले लिखना स्टेटमेंट। क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पहले स्टेट करने को बोला है, स्टेट करना आपने, स्टेटमेंट ऐसे लिखना आपने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो आर्बिटरीली शेप बॉडी लेना, कैसे भी शेप रह सकता है ये आर्बिटरीली शेप। एक एक्सिस लेना विच इज पासिंग फ्रॉम, कहां से पास हो रहा बता, सेंटर ऑफ मास। एंड एक एनी अदर एक्सिस ले लेना, कोई सा भी, ये आई अबाउट एनी अदर एक्सिस। एंड ये अगर इक्वेशन याद रखते तो इसका स्टेटमेंट भी इजीली याद रख सकते बच्चे। इक्वेशन रहता आई अबाउट ओ इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, ये ठीक है, वेयर एच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने कैसे कैसे लिखना, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो। पहले आपने लिखना स्टेटमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ its moment of inertia about axis passing through center of mass and parallel to given axis plus product of mass and square of perpendicular distance between two parallel axes। और 6-7 लाइनें बताई मैंने सिर्फ ये देख के, मैं रट के थोड़ी आया ये घर से, ये देख के बता रहा ना सब। आप भी वैसे ही देख के बता सकते हैं एंड पूरा ऐसे कैसे ही आपको किताब में मिलेगा जैसे मैंने बताया। वो आप सिर्फ लॉजिक समझो ना कैसे लिखना है। Moment of inertia about any axis is equal to sum of its moment of inertia about axis passing from center of mass and parallel to given axis plus product of mass and square of perpendicular distance between two parallel axes। ये हो गया स्टेटमेंट आपका। एंड ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना, एक भी मार्क्स नहीं कैंसिल होता आपका अगर मैंने जैसे आपको बताया वैसे लिखते हो। बोर्ड में भी यही डेफिनेशन मिलेगी आपको, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख लिए, स्टेटमेंट लिखते आएंगे ना कि भूल गए लिखना पड़ता आपको, वो याद रखना मैंने जैसे बताया। पहले इक्वेशन लर्न करना फिर बाद में सब, क्योंकि उससे स्टेटमेंट नहीं तो स्टेटमेंट लर्न करोगे फिर इक्वेशन, वो गड़बड़ हो सकती थी। तो इक्वेशन लर्न करना फिर स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद प्रूफ, ठीक है। मैं प्रूफ भी निकाल के देता हूं आपको कि ये प्रूफ कैसे करना। एक अपन एलिमेंट ले लेते स्मॉल डीएम एलिमेंट, ठीक है, डीएम मास जो है, नाउ इट इज एट डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस आईसीएम एंड और दिस एक्सिस। एक कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ता, बचपन में करते थे ना कंस्ट्रक्शन 10वीं में ज्योमेट्री में, वैसे यहाँ पे करना पड़ता। ये जो डीएम मास है लेट से आर्बिटरी कहाँ पे भी रह सकता, ऐसे बॉडी है सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कोई से भी एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक डीएम मास ले रहे हैं, लेट से आर्बिटरी कहाँ पे भी हो सकता है। एंड इस डीएम मास का इस आईओ के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बता सकते हैं। तो देखो मैं एक काम करता, आपको ये जो बोर्ड के हिसाब से लिख के दिए है
वही ये पॉइंट्स लिख के देता, फिर कंफ्यूजन कम होगा। मुझे लगता है ये O है, ये और C रहेगा, ये M N ऐसे कुछ होगा। ये एक बार देख के मैं लिख के देता हूँ। देखो फिर ये जो पॉइंट्स है O, ये कौन सा है C, ये D एंड ये N, ऐसे अपन ने पॉइंट्स ड्रॉ करके दे दिए OCDN। जैसे आपके इसमें ये थे पॉइंट्स, वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के दिए। मन से भी हम लिख सकते, बट अब दिए है तो वही, कंफ्यूजन कम होना चाहिए बच्चों को, नहीं तो घर जाके बुक देखेंगे फिर कंफ्यूजन बढ़ सकता। अब देखो प्रूफ कैसे करना, याद रखने का तरीका ऐसे कि 2 बार आपका पाइथागोरस लगता है इसमें, ये ऐसे याद रख सकते हैं आप, 2 बार पाइथागोरस लगेगा। एंड कैसे क्या निकाल सकते वो भी ध्यान देना, स्टेटमेंट लिखा, फिर इक्वेशन लिखना आपने, फिर प्रूफ, स्टेटमेंट इक्वेशन फिर प्रूफ। देखो प्रूफ ऐसे कर सकते क्या अपन, ध्यान दो, पहले ये समझ लो आप कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O इक्वल टू, आपको ये दिख रहा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है OD इंटू DM, OD स्क्वायर इंटू DM। अरे ये था ना अपना I के लिए फॉर्मूला, इंटीग्रेशन R स्क्वायर DM, इससे ही तो वेरिएबल के निकालते थे ना अपन, फिर वो DM मास फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो MR स्क्वायर जैसे रिंग के लिए रहता। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये लिखना पड़ता, वो रिप्लेस हो जाता, नहीं तो आपको लगेगा बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन, कुछ भी नहीं ऐसे। I अबाउट O इक्वल टू, आप ये बोल सकते हो क्या, देखो ध्यान में आ रहा है कि आपको OD स्क्वायर इंटू DM, इतना दिख रहा क्या, देखो OD स्क्वायर और DO स्क्वायर इंटू DM, तो मैं DO स्क्वायर भी लिख सकता इसे, ये OD और DO स्क्वायर लिख सकते ना, ये इतना डिस्टेंस DO स्क्वायर इंटू DM। वैसे ही आप I अबाउट सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट बता सकते, क्या बताओ, DC स्क्वायर इंटू DM, अरे ये सिंपल R स्क्वायर DM, तो इंटीग्रेशन DC स्क्वायर इंटू DM, इतना समझ में आ रहा है क्या। देखो ये दो हमने क्या लिख लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले लिख लिए। अब बढ़ते अपन आगे, देखो अब नाउ इन ट्रायंगल ODN, ODN ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या, बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी। OD स्क्वायर और DO स्क्वायर इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। अरे ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन था ना अपना, तो आप ये कंस्ट्रक्शन वाली भी लाइन लिख सकते वहां पे प्रूफ के पहले, ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DN परपेंडिकुलर टू OC, लेट इट इंटरसेक्ट OC एट पॉइंट N, ये ऐसा आप लिख सकते हैं। तो DO स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। अब इसमें भी ON की जगह आप OC प्लस CN लिख सकते, क्या बताओ। और ये बड़ा सा जो है वो ये H जो डिस्टेंस है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, एंड ये जो CN है, ये जो बाकी है वो डिस्टेंस, तो ON की जगह ऐसा लिख सकते क्या बच्चे, वो बाद में भी रिप्लेस कर सकते, पहले भी कर सकते, नो प्रॉब्लम। ON की जगह देखो OC प्लस CN का होल स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, ठीक है, DO स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है तो वो ऐसा भी लिख सकते आप, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है क्या आपको, एंड यहाँ पे आप DM से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन लिख के आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया I भी लिख सकते, नो प्रॉब्लम, I भी आप लिख सकते, ठीक है। जैसे ये DO स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अपन एक काम करते, DO स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल देते, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसे आगे बढ़ा सकता हूँ एंड फिर DM से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकता हूँ, बट जो आपकी बोर्ड की किताब में दिया है वैसे वैसे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अब ये DO अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो IO इक्वल्स टू इंटीग्रेशन OC प्लस CN होल स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर,
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ, बताओ। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी सी एन प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, और ये डी है, ओ नहीं है, ये डी है ना, डी एन स्क्वायर। एंड ये जो है ये सब इंटू डी एम है, जैसे कि वैसा ही इंटू डी एम। अब ये फिगर देख के आप सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर की वैल्यू बता सकते क्या? देखो, सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर पाइथागोरस, अरे इन ट्रायंगल वापस लिख के देता साइड में लगे, तो इन ट्रायंगल सी डी एन, सी डी स्क्वायर इक्वल टू बताओ सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। ये तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देखो सी डी स्क्वायर, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि ये याद रखने का मैंने तो एक सिंपल तरीका सोचा था कि 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगता, रिप्लेसमेंट करनी पड़ती, जम जाता काम। ध्यान दो, अब क्या होगा? I about any other axis equals to integration OC square dm plus twice OC CN dm प्लस ये इसका आंसर कितना आया था? CD स्क्वायर dm। अब OC स्क्वायर dm की वैल्यू कितनी होगी? देखो OC स्क्वायर dm, OC स्क्वायर, OC मीन्स h स्क्वायर dm आएगा ये, तो ये जो आ रहा है इट इज एच स्क्वायर डी एम प्लस इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू, ये जो बीच में बाकी है इसकी वैल्यू 0 आती। क्यों 0 आती? क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पे डाउट रहते बच्चों को। अगर एक आधा मास है, उसके मास को अपन इंटीग्रेट करते हुए ला रहे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो वो 0 ही आएगा ना डिस्टेंस, क्योंकि ये जो अपन ओ सी डी एम अपन कर रहे, तो अपन क्या कर रहे, ये जो डीएम मास है सी डी ओ सी डी एम इंटीग्रेट करके ला रहे, तो वो सी पे ही आने वाला है ना, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन है 1 तो 2 का ओ सी सी डी, तो वो सब इंटीग्रेट करने के बाद जो मास आएगा वो सेंटर पे आता, डिस्टेंस 0 आता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास रहता ना इंटीग्रेट करने के बाद। इसी वजह से देखो बाय डेफिनेशन आपने ऐसे लिखना वहां पे, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस इक्वल्स टू 0, एंड बाकी क्या रहा देखो प्लस इंटीग्रेशन सी डी स्क्वायर डी एम। तो ये क्या, अगर m मास कांस्टेंट है तो h स्क्वायर m आता, एंड ये कितना आएगा सी डी स्क्वायर डी एम। सी डी स्क्वायर कितना आता देखो बार, सी डी स्क्वायर डी एम आई सी एम, ये आया आई सी एम, आई अबाउट एनी अदर एक्सिस, तो आई ओ इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एस स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रूफ। क्या क्या किए, थोड़ा लेंदी है इसलिए 4 मार्क्स के लिए आ रहा, लेंदी भी नहीं, सिर्फ आपको 2-3 बातें याद रखनी है। ध्यान दो, पहले तो ये फिगर समझ लेना आपने, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप 2-3 इसमें कैसे याद रख सकते वो बताता हूँ। देखो फिगर में क्या लिया था हमने, एक आर्बिटरी मास, आर्बिटरी मास के बाद एक सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस, फिर अदर एक्सिस, डीएम मास, पॉइंट ले लिए ओ सी डी एन। पहली बार पाइथागोरस थ्योरम लगाए, ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, बट हमें पता है कि ओ डी स्क्वायर इंटू डी एम इंटीग्रेशन वो आता आई अबाउट ओ, ठीक है। फिर उसे एक्सपांड किया अपन ने, एक्सपांड किए तो ओ एन की वैल्यू डाल दिए, ओ एन की वैल्यू ओ सी प्लस सी एन, फिर स्क्वायर करने के बाद और इक्वेशन लिखे, फिर सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर को क्या लिखे सी डी स्क्वायर, एंड बीच वाली जो वैल्यू थी वो हो गई 0, पहली वाली वैल्यू एम एस स्क्वायर, आखिरी वैल्यू आई सी एम, और ये 2-3 स्टेप में आंसर याद रहता, बट वो आपको खुद होके लिख के देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे होता, लिखते लिखते आप बीच में स्टेप भूल जाते, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू होती बच्चे की, फिर वो आखिरी का जो रहता वहां से ऊपर जाने की कोशिश करते फिर बच्चे। तो वैसे भी किए तो चलता, नो प्रॉब्लम, बट एंड रिजल्ट तो भी थोड़े पता होने चाहिए, वैसे भी जमता आपको काम वक्त पे, ठीक है। फिर याद रहेगा ऐसे, क्योंकि मेरे भी साथ ऐसे ही होता था, क्योंकि बड़े बड़े प्रूफ रहते थे फ्लूइड्स के वगैरह इंजीनियरिंग के वक्त, एंड वो एक पहले ही रात में स्टडी रहती अपनी उस वक्त, तो एक दिन में, तो उस वक्त बहुत सारे प्रूफ ऐसे होते थे कि मैं सिर्फ वो कि ऐसे ऐसे हो सकता है ये देख के फिर वहाँ पे जाके प्रूफ करके आता था, तो ये जमता रिवर्स वे में भी सोचे तो, ठीक है। आएगा कि ये अब ऐसे ही परपेंडिकुलर का मैं फटाक से बता देता हूँ, क्योंकि दोनों में से एक आ सकता, इन्होंने क्वेश्चन बैंक में एक ही दिए, एंड आपने लिखना कैसे बताया ना मैंने, स्टेटमेंट, फिर इक्वेशन, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन भी किए ना अपन नहीं है, फिर उसके बाद प्रूफ, यस।
एंड ये सबसे पहले रहेगा प्रूफ में, फिर ये नीचे नीचे लिखना, स्टेप बाय स्टेप लिखना, ये ऐसे एरो वगैरह मत ड्रॉ करना वहां पे कि इधर से उधर जा रहा, उधर से इधर आ रहा। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ऐसे इक्वेशंस लिख के करना आपने, ठीक है। देखो बरा ये फिर परपेंडिकुलर वाला समझा देता है। देखो अब कोनिकल पेंडुलम भी है। अच्छा देखो परपेंडिकुलर का फटाक से बता देता, ये ऐसे आर्बिटरीली शेप्ड बॉडी, ठीक है, बट ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप लिखते वक्त स्टेटमेंट में ये एक बात याद रखना, इट इज एप्लीकेबल टू लेमिनार बॉडीज ओनली। किसके लिए एप्लीकेबल है? लेमिनार और प्लेनर जिसे कहते हैं 2D बॉडीज। पहला वाला जो था कैसे भी शेप रहो, 2D 3D, 3D मीन्स स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूब, उनके लिए वो अप्लाई होता था। ये जो है ये डिस्क, प्लेट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होगा। कौन सा? ये वाला प्लेनर बॉडीज के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एंड ये इसका भी स्टेटमेंट मुझे लगता है बच्चे आसानी से आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई से याद रख सकते हैं। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर बॉडी अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन is equal to sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes passing through same point of interaction। और आपकी बोर्ड की किताब में उन्हें कॉन्करेंट पॉइंट भी लिख के दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू प्लेन रहता, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते। एंड ये दो एक्सिस किस में रहते बताओ? प्लेन के अंदर। मीन्स देखो ये एक एक्स एक्सिस प्लेन के अंदर है, ठीक है, ये वाई एक्सिस भी प्लेन के अंदर रहेगा, ये लेट से वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस प्लेन को परपेंडिकुलर, ये ऐसे रहेगा। आपकी किताब में प्लेन जो लिया है वही लेके मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। लेट से ये एक्स लिया है आपके इसमें, तो ये एक्स ही ले लेते अपन, ठीक है, ये वाई। प्लेनर बॉडी समझ में आ रही ना? आप ये किताब भी आपकी मान सकते हो, दिस इज प्लेनर बॉडी। एंड ये एक आई वाई, ये आई एक्स, आई जेड ऐसे, आई जेड ऐसे। एंड लिखोगे कैसे स्टेटमेंट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिनार बॉडी और प्लेनर बॉडी अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, और कॉन्करेंट पॉइंट आप ऐसे भी लिख सकते हो। एंड इसे प्रूफ कैसे करना? इसका प्रूफ सिंपल, एक बार पाइथागोरस लगाना, ये ऐसे याद रखोगे आप। एंड सिंपली आप लिख सकते हो जो भी साइंस इन्होंने यूज किए, मस्त मेरा नाम भी यूज किया तो इजी है। यहाँ पे ओ एम, ठीक है, यहाँ पे लगता है एन, फिर ये पी, ऐसा एक पॉइंट ले लिया डीएम मास का। एंड आई अबाउट जेड दिख रहा ना आपको? जेड कहाँ पे एक्सिस? ये जेड, जेड एक्सिस, आई अबाउट जेड, ये आई अबाउट वाई आएगा, एंड ये आई अबाउट एक्स आएगा। डीएम मास लिए, ओ एन ऐसा दिखा। ये एंगल दिख रहा क्या आपको कितना है? 90 का एंगल है, और दिख रहा कि ये 3D पे ये भी कितने का एंगल है? 90। 3D में सोचो ना, ये जो अपनी किताब थी ऐसे, डीएम मास लिया अपन ने, डीएम मास को अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो वो परपेंडिकुलर दिखता। अब 3D में नहीं ड्रॉ करके बता सकते अपन, ये 3D फिगर है ना, ये एम मास यहाँ पे ऐसे आगे थोड़ा। अब वापस अपन पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। पहले मुझे आप ये बता सकते हो क्या कि आई एक्स की वैल्यू कितनी रहेंगी? इंटीग्रेशन ऑफ आई अबाउट एक्स, एक्स एक्सिस के अबाउट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एम पी स्क्वायर डी एम। अरे समझ में आ रहा है? अरे एक्स एक्सिस के अबाउट ये जो डिस्टेंस होगा वो स्क्वायर इंटू डी एम। आई अबाउट मुझे बताओ, वाई बता सकते क्या? चलो बताओ, इंटीग्रेशन पी एन स्क्वायर डी एम। अब एम पी स्क्वायर को ही वाई भी लिख सकते क्या? वाई एक्सिस पे है ना ये डिस्टेंस, तो ये इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीएम भी लिख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड मुझे बताओ आई अबाउट जेड एक्सिस बता सकते क्या?
ये ओपी स्क्वायर परपेंडिकुलर, 3D में सोचो परपेंडिकुलर है, तो ओपी स्क्वायर डीएम, ये ऐसे, और जेड स्क्वायर डीएम। अब आप मुझे इन ट्रायंगल कोई सा भी ले लो, ओपीएम या फिर ओपीएल, कोई सा भी एक ट्रायंगल चलता, कौन सा लूं बताओ? ओपीएम, हाँ मेरा नाम है वही लेंगे अपन, ओएमपी, ये वाला ओएमपी। देखो अब यहाँ पे ऐसे आएगा क्या, ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू बताओ पाइथागोरस से, 3D में दिख रहा है ना, ओएम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर, ठीक है। इसे डीएम से मल्टीप्लाई भी कर लेते एंड इसे इंटीग्रेट भी कर लेते, तो ये क्या आई जेड हुआ, क्या ये आई एक्स हुआ, प्लस ये आई वाई हो रहा, ये ऐसे आ रहा क्या, देखो समझ में आ रहा क्या आप? ये उल्टा लिखा मैंने, आई बाय आई एक्स, ऐसा आप लिख सकते हो। तो सिंपल है, इसका प्रूफ आसान है, ये मुझे लगता है 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, एंड 4 मार्क्स के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये ऐसे आ सकता आएगा कि इसका प्रूफ एक बार पाइथागोरस लगाओ, एंड यहाँ पे ये इंटीग्रेशन दिखता ही सिर्फ, वो कुछ करना नहीं पड़ता, वो रिप्लेसमेंट है सिर्फ सादी, नहीं तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव देख के बच्चे डर जाते कि अरे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहता ना, तो फिर आपने याद रखना, ये थोड़ा सिंपल है, इंटीग्रेशन दिखने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। तो दोनों थ्योरम, इसका भी स्टेटमेंट, ठीक है, फिर ये फिगर ड्रॉ करना, उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आप फिगर को, कि भाई कंसीडर मास डीएम सिचुएटेड एट डिस्टेंस लेट से जेड फ्रॉम वाई, फ्रॉम जेड एक्सिस, एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस एट एक्स फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड फिर आगे लिख सकते हैं। स्टेटमेंट तो मैंने समझा ही कि कैसे लिखना कर, ठीक है, आएगा फिर इतना। चलो फिर आगे बढ़ते, और अभी नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, एक है कोनिकल पेंडुलम, एक है सेफ्टी स्पीड, दोनों फटाक से पढ़ा देता हूँ, दोनों है ना क्वेश्चन बैंक में, फिर पूरा यूनिट हो जाता, बड़ा यूनिट है, थोड़ा ध्यान दो। कोनिकल पेंडुलम, पहले डेफिनेशन लिखनी है आपने कि अ स्मॉल मास अटैच टू लाइट इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग वर्टिकल whirled in horizontal circle, string performs a cone and particle perform circular motion, ऐसे लिखोगे ना बोर्ड की किताब में से स्टेप बाय स्टेप। पहले कोनिकल पेंडुलम क्या रहता, ये पेंडुलम को अटैच करो स्ट्रिंग के साथ, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाओ, जो स्ट्रिंग है वो कैसे घूमती देखो, स्ट्रिंग ही कोन परफॉर्म करते, आणि पार्टिकल जो है इट परफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। तो आपको कोनिकल पेंडुलम में ऐसे दिखेगा, उसका टाइम पीरियड पूछा है ना क्वेश्चन बैंक में, तो कोनिकल पेंडुलम ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये लेट से इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये है मास m। क्या आप मुझे बता सकते कि m के भी 2 कंपोनेंट आएंगे क्या? mg अगर है तो mg के 2 कंपोनेंट आएंगे क्या, बताओ बताओ। mg उसे परपेंडिकुलर, अब कौन क्या कर रहा है बता सकते क्या? यहां पे एक काम करते, ध्यान दो, टेंशन के कंपोनेंट्स निकालते अपन, जिससे थोड़ा इजी होगा। ये mg, ये है थीटा, ये भी थीटा, टेंशन t, t के 2 कंपोनेंट आ रहे क्या, t cos थीटा, t sin थीटा, ये पहले भी करवाया था लगता मैंने, ये ऐसे बताए थे ना। t cos थीटा किसे बैलेंस कर रहा, एंड t sin थीटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू t sin थीटा एंड वेट बैलेंसेस t cos थीटा। करो डिवाइड, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी लिख लेता मैं पहले, mv²/r इक्वल टू t sin थीटा, एंड नीचे क्या होगा देखो, mg इक्वल्स टू t cos थीटा, क्या कैंसिल हो रहा है, m t t कैंसिल, v²/rg इक्वल टू sin बाय cos tan थीटा। ये आ रहा है क्या, देखो ये बहुत बार आता ना, बट ये निकाल के बताना आपने, पहले सिंपल पेंडुलम क्या रहता, फिर अरेंजमेंट एक्सप्लेन करना, फिर लेट से स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ वर्टिकल, एंड ये लिखना, ये आएगा क्या फिर v²/rg इक्वल टू tan थीटा, एंड v इक्वल टू कितना आ रहा है देखो, √rg tan थीटा। बट हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2πr सर्कमफरेंस अपॉन स्पीड। तो देखो वेयर r इज रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल परफॉर्म कर रहा है इसकी रेडियस h है हाइट, एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम है l।
ये पहले ही एक्सप्लेन करना पड़ता। मैं क्विकली प्रूफ बता रहा तो वो मैंने बताया नहीं आपको, वो बताओगे ना, लेट से दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, फिर ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो देखो अब टाइम पीरियड कितना आ रहा, t इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय वी, 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट आर जी टेन थीटा और 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर बाय आर जी टेन थीटा। क्या आर आर कैंसिल हो रहा, 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी टेन थीटा आंसर आ रहा क्या। बट दिस इज नॉट अवर फाइनल आंसर, क्योंकि हमें क्या पता रहता, लेंथ पता है ना, लेंथ पता है, थीटा पता है, ये आर नहीं पता रहता ना हवा में कितना है तो रेडियस। तो ये हम रेडियस की रिप्लेसमेंट देखते हैं। रेडियस की रिप्लेसमेंट यहां से देख सकते क्या आप, आर एंड एल के बीच में, ये समझो ये ऐसे है फिगर, ये है आर, ये है एल, ये है थीटा, तो कौन सा एंगल होगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, और साइन थीटा आर बाय एल। तो क्या हम ऐसे लिख सकते, देखो आर को एल साइन थीटा 2 पाई अंडर रूट एल साइन थीटा बाई जी, टेन थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन साइन कैंसल, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। ये आया टाइम पीरियड, जम गया काम। आएगा क्या फिर, तो देखो स्टेप बाय स्टेप, पहले सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन, फिर इट इज रोटेटिंग इन सर्कल ऑफ रेडियस आर, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एल, मास इज एम, फिर देयर आर 2 components of tension, first one is vertical, second one is horizontal. Vertical component balances weight, horizontal component provides necessary centripetal force। दोनों को डिवाइड करो, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा लिखो, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी, एंड v की जगह अंडर रूट आर जी टेन थीटा लिखना, अंडर रूट में रखना आपने, बट r तो हमें अननोन है, r की वैल्यू l साइन थीटा टिग्नोमेट्री से पुट कर देना, एंड फिर साइन साइन कैंसिल होके 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी आएगा। कुछ किताबों में ये v की जगह ओमेगा भी निकाल लेते, v इक्वल टू आर ओमेगा एंड टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, वैसे भी चलता, नो प्रॉब्लम। मीन्स ये v जो है यहाँ से ओमेगा भी निकलता क्या, अरे v इक्वल टू आर ओमेगा से एंड टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, सेम ही आंसर आता, दोनों एक ही है, वहां पे भी r की रिप्लेसमेंट रहती, वहां पे भी r की रिप्लेसमेंट है, सेम ही थिंग। तो भी चलता, फिर ओमेगा निकलता, ओमेगा निकाले तो फिर आप 2 पाई बाय ओमेगा लिख के आंसर निकाल सकते। सेंट्रिपिटल फोर्स को ही आप mr ओमेगा स्क्वायर लिख सकते, mv स्क्वायर बाय आर की जगह ओमेगा निकालने के बाद 2 पाई बाय ओमेगा, वो 2 पाई आर बाय वी करना क्या एंड 2 पाई बाय ओमेगा करना क्या, सेम ही है, ठीक है। तो आप ये हिसाब से सॉल्व कर सकते। आएगा फिर सिंपल पेंडुलम भी, ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हुआ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये है। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है देखो जरा, और बहुत ही आगे बढ़ गया अपन तो, एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, अरे ये पढ़ाया था क्या मैंने, ये एक फिगर से आ जाता, एक फिगर से ये मैक्सिमम पूछा है, देखो ये फटाक से अपन सॉल्व करते। एंड और वही क्वेश्चन दूसरे वे में भी पूछ सकते, 4 मास के लिए पूछा तो एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो सिर्फ tan थीटा v स्क्वायर बाय आर जी वैसे मत लिखना, वो डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको। कैसे कर सकते देखो आप, मैंने ऐसे समझाया था कि आपको कि ये ऐसे पहले एक इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ करना, ये थीटा ड्रॉ करना, ये मास m, फिर बताओ आगे नीचे लगेगा mg, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, ये ऐसे एंड फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा बताओ, मैक्सिमम पूछा है, ये पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, नीचे फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन भी मैं एक बता देता हूं, फ्रिक्शन एक्ट करेगा नीचे Fr। अब नॉर्मल के कंपोनेंट Fr के कंपोनेंट इक्वेट करो, देखो ये ऐसे होता क्या, ध्यान दो, ये भी थीटा ये थीटा है, तो ये बताओ जल्दी n cos थीटा, ठीक है, उसे परपेंडिकुलर बताओ n sin थीटा, ये Fr के भी कंपोनेंट बताओ, ये भी थीटा होगा क्या, ये बताओ Fr cos थीटा, उसे परपेंडिकुलर Fr sin थीटा। अब क्या लिखोगे आप, पहले लिखना कैसे वो भी समझाए थे ना, कि कंसीडर अ बैंक रोड which is banked at an angle of theta, a vehicle of mass m is taking a turn on this bank road, ठीक है, forces acting on vehicle are
फर्स्ट वन वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सेकंड नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन और परपेंडिकुलर टू बॉडी, थर्ड फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग अलोंग द प्लेन एंड डाउनवर्ड्स, ऐसे आपने लिखना. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकल वन दिस, हॉरिजॉन्टल दिस वन. टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्रिक्शन, हॉरिजॉन्टल दिस वन, वर्टिकल fr sin थीटा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन के साथ लिखना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. आप आगे क्या लिखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, बताओ जल्दी, n sin थीटा प्लस fr cos थीटा. सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r n sin थीटा प्लस fr cos थीटा. बट बाद में ये जो n cos थीटा इसे इनके साथ बैलेंस करने के बाद देखो क्या होगा, n cos थीटा इक्वल्स टू इन दोनों के एडिशन mg प्लस fr sin थीटा. तो mg इक्वल टू कितना आ रहा देखो, n cos थीटा माइनस fr sin थीटा. फिर मैंने क्या बताया था, दोनों को करो डिवाइड, mm कैंसल, v स्क्वायर बाय आर जी n sin थीटा. fr को क्या लिखने को कहा था भाई, म्यू n. वो ये आपने एक दो स्टेप्स बढ़ाए तो भी चलता, मैं डायरेक्ट लिख रहा. बोर्ड की किताब में फिर ज़्यादा भी स्टेप्स हो सकती है, या फिर मार्क्स ज़्यादा है तो आप उतनी स्टेप्स एक्स्ट्रा लिख सकते, नो प्रॉब्लम. देखो ऐसे होगा क्या, fr की जगह म्यू n, अरे ये fr की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, म्यू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा. फिर मैंने एक सिंपल सी स्टेप बताई थी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n cos थीटा, v स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू n sin थीटा बाय n cos थीटा प्लस म्यू n cos थीटा बाय n cos थीटा अपॉन n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा अपॉन n cos थीटा. अब इसमें क्या ये कैंसिल होता, ये n cos थीटा कैंसिल हो रहा, ये कैंसिल हो रहा, n कैंसिल हो रहा. क्या ऐसे दिख रहा आपको, देखो v स्क्वायर बाय आर जी साइन बाय कॉस प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू साइन बाय कॉस, अरे सॉरी 1 माइनस साइन बाय कॉस tan थीटा इंटू म्यू, ये था, ये आया आंसर. एंड v की वैल्यू कितनी आ रही देखो, v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये आया v. बट दिस स्पीड इज मैक्सिमम, यहां तक आपको निकालना पड़ेगा. प्लस अगर आपको दिया है कि प्रूव दैट एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट, तो आपको एक काम करना होगा, लेट से इफ फ्रिक्शन fr फ्रिक्शन इक्वल्स टू 0, देयरफॉर म्यू भी क्या होगा 0, म्यू को 0 डालो यहाँ पे, v मैक्स इक्वल्स टू कितना आएगा देखो, v मैक्स नहीं सिर्फ v आएगा, फिर v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अरे ये टेन थीटा प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0 1, तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा आ रही ना v, तो एंड टेन थीटा इक्वल टू कितना आ रहा देखो, v स्क्वायर बाय आर जी यहाँ से भी. और फिर आपने लिखना कि एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये ऐसे, फिर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, सिर्फ tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी से मत लिख लेना. तो आएगा कि ये पूरा यूनिट, तो लगभग मैंने जो पोर्शंस मीन्स ऐसे क्वेश्चन बैंक में नहीं थे वो भी आपको पढ़ा दिए. इतना अगर आप अच्छे से करते हो तो पहला यूनिट आ सकता आपको. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड यूनिट चेक करेंगे.